इसमें दो राय नहीं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जो बहस हुई, यह लम्हा आज का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे इमोशनल लम्हा था जब प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग मारे गए बैसरण में वो सब भारतीय थे। और आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने भाषण में इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, उसे धर्म का चश्मा लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब से बैसरण में हमला हुआ है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो कि पाकिस्तान की साजिश थी, जो कि आतंकवादियों की साजिश थी। मगर देखिए किस खूबसूरत अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय शब्द का इस्तेमाल करती हैं। जो 25 लोग मारे गए वो सब भारतीय थे। और आप देखिएगा ओम बिरला की बौखलाहट। ये व्यक्ति कहने को लोकसभा अध्यक्ष है, मगर इनकी बौखलाहट देखते बनती है। देखिए क्या हुआ। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, चुटवानी, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गनबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। प्रियंका गांधी वाड्रा के एक एक शब्द से देश के गृह मंत्री अमित शाह हिल गए होंगे, क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि मणिपुर में हमला होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, दिल्ली में दंगा होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, पहलगाम में हमला होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आखिर क्यों, किस वजह से आप जिम्मेदारी नहीं लेते। सुनिए किस तरह से सीधा अटैक किया प्रियंका ने। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? और इत्तेफाकन आज अमित शाह का भी भाषण हुआ, जोरदार भाषण दिया, नेहरू पर प्रहार किया, कांग्रेस पर प्रहार किया, कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी, मगर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। कल गौरव गोगोई ने कहा था और आज प्रियंका ने भी कहा था कि आप जिम्मेदारी से कब तक बचते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात का जवाब तो पुलिस और सेना ने दे दिया है। मगर जैसा कि प्रियंका ने कहा, एक के बाद एक घटनाएं हो रहे हैं, न गृह मंत्री, न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, न प्रधानमंत्री, न रक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मगर सुनिए अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या क्या कहा। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बैसरण के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है, मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा,
इनकी सरकार थी। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादा बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार थी। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। अमित शाह के भाषण की सबसे शॉकिंग बात यह था दोस्तों कि जिस तरह से उन्होंने जायज ठहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने को लेकर। वो ये कहने लगे कि भाई पहलगाम में सिर्फ एक राहुल गांधी गया और वहां कोई नहीं था। बहुत ही शर्मनाक बयान। कोई नहीं था तो क्या इसका मतलब यह कि वो अपराध नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह यह कहने लगे कि बिहार में जाकर पहले यह देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। मैं नहीं भूला हूं केरल जाकर शशि थरूर के साथ जब वो मंच में थे तो वो किस तरह से हंस रहे थे। मैं नहीं भूला हूं आंध्र प्रदेश गए थे, चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण थे, किस तरह से ढहा के प्रधानमंत्री मार रहे थे। किस बात की खुशी थी उनको? किस बात की खुशी थी? ऐसे में आप सऊदी अरब से वापस ही क्यों आए? अजीब और गरीब तर्क दिया अमित शाह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो सुनो यार, मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। और इसी बात पर प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री हर चीज का श्रेय नहीं ले सकते, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रियंका ने यह भी कहा कि जब हमले हुआ करते थे कांग्रेस कार्यकाल में तो हम जिम्मेदारी लेते थे। जब 26/11 का हमला हुआ तब
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, मगर यहां कोई जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। आखिर क्यों, पूछ रही हैं प्रियंका। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। सबसे बड़ी बात, और यह बात हर कोई उठा रहा है, कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। अखिलेश यादव ने भी आज सवाल पूछा, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों। पहले सुनिए प्रियंका क्या कहती हैं कि इतना बड़ा हमला हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह हमला हुआ क्यों, और फिर सुनिए अखिलेश जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, जब अमित शाह आए तो उन्होंने पूरी कोशिश की इसे हिंदू मुस्लिम करने की। इनफैक्ट जब वो ये जानकारी दे रहे थे कि जिन 3 आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मारा गया, वो तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे, जब अखिलेश उस पर जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे, तब उसे भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की कि क्या आप आतंकवादियों के मजहब से प्रेरित हैं। यानी कि एक बार फिर देश के मुसलमान पर सवाल उठा दिया देश के गृह मंत्री ने। शर्मनाक लम्हा था वो दोस्तों, सुनिए क्या कहा। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। और आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि अखिलेश दरअसल पूछना क्या चाह रहे थे। अखिलेश ये पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि पुलवामा में हमला होता है, गाड़ी पहुंच जाती है, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप आज तक नहीं बता पाए कि गाड़ी वहां पहुंची कैसे, बैसरण में सुरक्षा गायब क्यों हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर में बहस हो रही है तब उन 3 आतंकवादियों को मार दिया जाता है। ये सवाल है साहब, और इन सवालों से आप बच नहीं सकते। सुनिए अखिलेश का यह बयान लंबा है, मगर सुनिए किस तरह से उपहार करते हैं। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे
तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। मगर आज का दिन प्रियंका गांधी वाड्रा का था, क्योंकि उनकी मां के आंसू पर लगातार अमित शाह ने प्रहार किया कि बाटला हाउस में जब हमला हुआ था तब सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। तब प्रियंका ने कहा कि मैं शहीदों के परिवार से आती हूं, मेरे पिता शहीद हुए और मेरी मां की आंखों में तब आंसू थे जब आतंकवादियों ने राजीव गांधी को शहीद कर दिया था। सुनिए प्रियंका क्या कह रही है। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। प्रियंका बेवजह किसी पर प्रहार नहीं कर रही थी, वो मुद्दे पर लगातार बनी हुई थी। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना किस तरह से उन्होंने भारतीय शब्द का खूबसूरत इस्तेमाल किया, क्योंकि भाजपा, उसका पालतू मीडिया लगातार इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका ने कहा, और यहां पर उन्होंने शुभम की मिसाल दी, शुभम की पत्नी की मिसाल दी और बताया कि पूरा परिवार उजड़ गया। उसकी आंखों के आंसू के जवाब तो देने पड़ेंगे। देखिए शहीद शुभम और उनकी पत्नी का किस तरह से उन्होंने जिक्र किया। शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचाकर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा
अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। प्रियंका ने कहा कि TRF वो आतंकवादी संगठन जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसका वजूद 2019 से है, मगर आपने उसे आतंकवादी कब घोषित किया? 3 साल बाद। आखिर क्यों? क्या चलता है इस सरकार में? इस वक्त कश्मीर में सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, मगर फिर भी वो अतीत में जाते हैं। प्रियंका यही सवाल पूछ रही है और TRF पर उनका यह पहला सवाल मायने रखता है। सुना जाए। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम TRF है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक TRF ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने TRF को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी?
ये सब सरकार के संज्ञान में था। और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। और दूसरी तरफ गृह मंत्री निहायत ही उग्र तेवर में थे। उन्होंने इतिहास को खंगालकर कांग्रेस पर बुरा प्रहार किया, नेहरू पर प्रहार किया, और नेहरू के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, यहां तक कि एक जगह आप 7 सेकंड का एक क्लिप सुनिए, तू तड़ाक पर उतर आए। मैं उसे 2 बार आपको सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि वो नेहरू के लिए किस तरह से बात कर रहे हैं। सुनिए। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। यह बतलाता है कि नेहरू को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कितनी नफरत है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो लगातार नेहरू पर प्रहार करते गए। सुनिए अमित शाह ने किस तरह से पहले प्रधानमंत्री पर हमला किया। मान्यवर लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी, सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने चाइना को गांधी परिवार से जोड़ दिया। यानी कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी सब चीन के प्रति नर्म हैं। मगर उन्होंने अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो कौन सा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले 1 दर्जन बार चीन गया और क्यों गया। हमारे 21 जवान शहीद हो गए मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि गालवान घाटी में एक लंबे अरसे तक चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था? क्या वजह है कि जहां तक जिस फिंगर 8 तक हमारे फौजी जा सकते थे अब वो बफर जोन बन गया है? ये सवालात हैं, इससे आप बच नहीं सकते। सुनिए गांधी परिवार और चाइना के एंगल पर क्या कहते हैं अमित शाह। मान्यवर जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर में सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं।
अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं। सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए, यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और मान्यवर, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। तो यकीनन दोस्तों, एक बार फिर अहम सवालों के जवाब देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री और देश के रक्षा मंत्री ने नहीं दिए। गृह मंत्री ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बड़ा सवाल, बैसरण में वो आतंकवादी पहुंचे कैसे? बड़ा सवाल, 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोक दिया गया? बड़ा सवाल, युद्ध विराम की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने क्यों आ जाता है? यह घोषणा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी, कम से कम विदेश मंत्री कर देते, माननीय लेजर आइज। मगर इन सवालों के जवाब नहीं। बड़ा प्रश्न, चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए, मगर आपका जवाब क्या है? कि कई दशकों से चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं। मगर आप यह बताना भूल गए कि चाहे 65 हो, चाहे 99 हो, करगिल युद्ध या फिर 71, हमने पाकिस्तान को रौंद दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, बांग्लादेश को दो फाड़ कर दिया था। यह हकीकत है, चीन के सहयोग के बावजूद। मगर आज उनका एक राजनयिक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशंस के रूम में बैठा होता है। इस वक्त यह फर्क आ गया है। सबसे बड़ी बात, अब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया कि हमारे कितने विमान गिरे, क्योंकि यह जरूरी इसलिए कि अगर हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमियां हैं, तब जाकर ही तो हम सुधार करेंगे ना। क्यों हमारे डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ये कहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे और हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं कर पाए? ये तथ्य हैं और इनसे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। मगर एक बार फिर इनका पालतू मीडिया, इनका प्रचार तंत्र, इनके फिल्मी बयानबाजी को जो इस बार अमित शाह ने दी, हालांकि जोरदार प्रहार किया उन्होंने कांग्रेस, इसमें दो राय नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा, लगातार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, इंदिरा गांधी, नेहरू, राहुल, राजीव, सबके बारे में झूठ बोलना, मगर यही तो राजनीति है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।